जो ESOPs का डबल टैक्सेशन है, I think that is a big problem, and that is one key demand that the startups have from from the budget. Now that liquidity can come from deferment of taxation, that liquidity can come from easier access to investments, that liquidity can come from relaxing the measures that are imposed onto investors so that investing in startups becomes easier. स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई तरह की टैक्स छूट देती है। क्या ये टैक्स छूट वाकई में ही स्टार्टअप्स की मदद कर पाती है? और अब जब कई स्टार्टअप्स में फायरिंग हो रही है, तो क्या ऐसे में सरकार को दखल देना चाहिए? और अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बजट में ऐसी क्या घोषणाएं करनी चाहिए जिससे कि स्टार्टअप इंडस्ट्री को बूस्ट मिल सके? हमसे इन्हीं सब पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ है रोहित। रोहित, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रोहित, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल आपसे स्टार्टअप एज अ सेक्टर को लेकर मैं बात करना चाहूंगी कि स्टार्टअप्स की बजट से क्या डिमांड है? श्योर। सो शीतल जी, जनरली अगर मैं स्टार्टअप्स की डिमांड पकड़ूंगा तो प्रॉब्ली मैं 3 या 4 हिस्सों में उसको बकेट कर दूंगा। तो आई थिंक द फर्स्ट इज everything with respect to taxation, ESOPs and surrounding that, right? I think that is one very important requirement. जैसे अगर आप किसी भी एम्प्लॉय या रिसोर्स के हिसाब से देखो तो their biggest attraction to join a startup is to create value, and ESOPs is probably the biggest tool for a startup to create and translate that value to to the employees. But there obviously are certain constraints with respect to the taxation on ESOPs. तो आई थिंक दैट इज वन की पीस कि एक तो जो टैक्स डिफरमेंट का बात चल रहा है ऑन ESOPs, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और दूसरा अगेन जो ESOPs का डबल टैक्सेशन है, आई थिंक दैट इज अ बिग प्रॉब्लम, एंड दैट इज वन की डिमांड दैट द स्टार्टअप्स हैव फ्रॉम from the budget. The second comes around taxation levied onto startups. So अपना जो 80 IAC सेक्शन है, वो ऑलरेडी NASSCOM का अगर आप रिकमेंडेशन देखोगे तो आज का जो 3 साल का पीरियड है, NASSCOM हैज ऑलरेडी एडवाइज के वो और 5 साल से बढ़ाया जाए। तो आई थिंक दैट इज अगेन वन थिंग दैट इज क्रिटिकल, बिकॉज इफ वी लुक एट द macro economic scenario as well as startups being able to grow faster, I think that is one thing that's a big respite and relief for the startup. So I think ये एक दूसरा चीज है जो जो बजट से स्टार्टअप्स का बहुत इंपॉर्टेंट आस्क है। द थर्ड इज जस्ट अबाउट, especially in the current economic environment, right, where funding for startups is becoming incrementally difficult, valuations are going down. I think taxation for the overall ecosystem so that you make the funding more feasible for investors. और इसमें दो चीजें हैं कि एक तो जो है सेक्शन 68 वाला ऑफ द IT एक्ट, के जो भी इन्वेस्टर स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता है उसको उनका सोर्स ऑफ इनकम भी डिक्लेयर करना पड़ता है। आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे काफी सारे लोग स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि उनको उनके सोर्सेस को रिवील करना पड़ता है, विच रिजल्ट्स इन एडिशनल स्क्रूटनी। सो आई थिंक ये और एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार्टअप्स के लिए। And the last is with just with respect to what other collaborations can the government do with respect to startups. Uske andar again it is very important saying focus on Make in India, focus on companies that are working towards digitization of the country, towards creating fundamental infrastructure in the company, so on and so forth. So I think these are the 4 key buckets that I would say is the expectation of startups from the budget. रोहित, मैं इसी सवाल को थोड़ा सा और इलाबरेट करना चाहूंगी कि बजट में सरकार को ऐसे क्या प्रोविजंस करने चाहिए ताकि जो एक बुनियाद है स्टार्टअप्स की वो मजबूत हो सके। श्योर। सो शीतल जी, इसके लिए वापस राइट, इफ आई टेक अ स्टार्टअप के लिए 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट इज एक्सेस टू लिक्विडिटी, एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग एक्सेस टू फंडिंग, it's access to liquidity. So anything that will help liquidity for a startup is something that will definitely help. Now that liquidity can come from deferment of taxation, that liquidity can come from
easier access to investments. That liquidity can come from relaxing the measures that are imposed onto investors so that investing in startups becomes easier, so on and so forth. So I think ये एक बहुत important चीज है जो startups के लिए करना चाहिए. The second is again what the second thing that matters for startup is what we call as initial traction. अभी initial traction basically क्या होता है कि हमने एक प्रोडक्ट बनाया है, अभी हमको ये प्रोडक्ट के लिए कस्टमर्स चाहिए. सो हाउ डू वी गेट दैट और मेक दैट इजियर फॉर स्टार्टअप. जैसे अभी अभी मैं आज की भी बात करूं तो मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट टेंडर्स में every startup is nearly ineligible, right? So although there is a lot of disruption that startups can create, a lot of value that startups can create, the whole government sector, which is a very large opportunity pool, sort of becomes blind to startups. So I think that is one more key piece that comes in. So anything that will help initial traction of a startup. And the third, which again is the most important for startups, is people, right? Finally, for every startup, it's people is the most important currency, at least at the start. And that is again where making it better for people to join, making it easier for people to benefit from a startup is where the third thing comes in. So I think ये तीन चीजें मेरे हिसाब से बहुत important है. रोहित, अगर हम हाल फिलहाल में स्टार्टअप्स की बात करें, बहुत सारे स्टार्टअप्स फायरिंग कर रहे हैं, हायरिंग भी कर रहे हैं. तो जिस तरीके से स्टार्टअप्स ने फायरिंग करना शुरू किया है, क्या आपको लगता है कि सरकार को उसमें दखल देना चाहिए? ये एक्चुअली शीतल जी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है. और इसकी दो चीज, द रीजन दैट आई से दिस इज दैट दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है इसमें, राइट? The first is, see, one thing that is critical for a startup is hyper growth. I think this is a word that is thrown around far too often, right? But hyper growth के costs भी बहुत सारे होते हैं. One is just the cash burn that we do for hyper growth. The second is just the people spike and the technology spike that is required to enable hypergrowth. The real question that happens is for a government or a law to get involved here, is this really possible? क्योंकि ऐसे तो कुछ चीजें नहीं है कि see finally if you look at it, even if a law is created, finally startups will move into a contract model instead of an employment model, because this is basically just the cost of hypergrowth. I don't think a law can be created around it. वैसे आपने रोहित हमें काफी कुछ बताया, लेकिन मैं इस सवाल को हमेशा दोबारा आपसे पूछना चाहूंगी कि किसी भी स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग सबसे इम्पोर्टेंट होती है. तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप्स फंडिंग्स की नहीं होने की शिकायत कर रहे हैं, और इस पे आप सरकार से क्या मदद चाहेंगे? Sure. So I think शीतल जी यहाँ पे दो चीजें हैं कि एक तो definitely funding has dried up right now, but दूसरा I think it is also important for us as startups to start thinking about sustainability. So मैं ownership तो दोनों को account करूंगा यहाँ पे. Startups also need to figure out ways where they can generate money, they can reduce their burn, or at least move towards self-sustenance. I'm not denying the fact that funding will be required. आई थिंक फंडिंग के हिसाब से अगर मैं सरकार से कुछ मांगना चाहूँ तो प्रॉब्ली दो या तीन चीजें हैं. फर्स्ट के जैसे मैंने बोला, मेक इट इजियर फॉर इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स. The second is the government also has a lot of subsidies, a lot of budgets, a lot of, so if there is one sort of term called as revenue funding, right? So if the government starts working more with startups, involves startups in government pain points, government projects, so on and so forth, I think that can act as revenue funding to startups, which again is very, very important for startups. And the third is even the larger banking system. अगर वहां पे कुछ norms आ जाए या laws आ जाए, which makes it easier for the banks to plow liquidity back into startups, I think that is a third possibility that can happen. स्टार्टअप्स को सरकार बहुत सारी टैक्स छूट वगैरह देती है, तो क्या सच में स्टार्टअप्स को उनसे मदद हो पाती है, खासकर इनिशियल टाइम में? श्योर. सो शीतल जी यहाँ पे ना ये सवाल बहुत रिलेटिव है. सो क्या होता है कि काफी सारे स्टार्टअप्स को, जैसे मैं एक चीज बताता हूँ, सरकार ने अभी रिसेंटली वो इनवॉइसेस वाला ये चालू किया है फॉर एसएमईज, राइट? कि अगर एक एसएमई का पेंडिंग इनवॉइस है तो आपको पहले आपका रिकवरी पीरियड होता था 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना. You had to, recovery was a big problem, you had to chase clients, so on and so forth.
But this new thing that the government has done where, by default सारे SMEs का credit period maximum 3 महीना हो सकता है, और अगर 3 महीने में आपको कोई पैसा नहीं भर रहा है तो you just have to go to a portal, upload your invoice, and then the government takes over from there, right? I think these are a lot of or there are a lot of frameworks like this that are very beneficial to startups. On the flip side of this, there are enough such other frameworks that are not so beneficial to the startups. So I think ये कोई binary yes or no वाला answer नहीं है. Definitely there are a lot of things that have helped startups. Definitely there are a lot of structures that have enabled startups. पर अगर अभी भी मैं ये देखूं कि ये जो ESOPs वाला बात चल रहा था, या इवन दो जो बजट कट्स वाला बात चल रहा है, it is not extended to DIPP registered startup, but only to IMB registered startup. So I think a standardization framework is important so that we all understand, who exactly is the beneficiary of a particular initiative. रोहित, एक मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि सरकार ने बजट में मतलब ऐसी हम खबरें सुन रहे हैं कि स्टार्टअप्स के लिए GST क्रेडिट को मतलब कोलेटरल के तौर पर मतलब देने की इजाजत दे सकती है, तो इससे क्या सच में जो स्टार्टअप्स हैं उनको बेनिफिट होगा, और ये एक्चुअल में डिमांड क्या है? Sure. So Sheetal ji, यहाँ पे demand again comes down to the same thing, right? I think the demand of a startup is access to liquidity. Now, access to liquidity, as I said, can be done in 3 ways, right? Either equity funding, or revenue funding, or the third is debt funding. So definitely, it is something that will be very relevant. Non-collateral free access to funds for startups is a big problem. And if that can be solved by creating or rather leveraging the liquidity that already exists in the market, I think that can be a great initiative. रोहित, हम उम्मीद करते हैं जब 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री जी अपना बजट पेश करेंगे, जो स्टार्टअप्स के सुझाव हैं, जो डिमांड्स हैं, उनको वो शामिल करेंगी ताकि स्टार्टअप्स को बूस्ट करने में मदद मिल सके, और जो इतनी सारी इस तरह से फायरिंग हो रही है वो रुके, और इससे स्टार्टअप्स को भी लॉन्ग रन में भी फायदा मिले। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much, Sheetal ji.